आज का हमारे कार्यक्रम है मुख्य रूप से उज्जयी प्राणायाम के ऊपर, भ्रामरी प्राणायाम के ऊपर और ओम चैंटिंग। ये तीन साइंस हम जानेंगे कि किस प्रकार से तीनों को किया जाता है, यानी कि उज्जयी प्राणायाम कैसे होगा, भ्रामरी कैसे होगा और ओम की चैंटिंग कैसे होगी। तो चलिए जानते हैं, इसके साथ साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। तो उज्जयी आप सबको पता है, गले का संकोच करके हम प्राण को भरते हैं और एक धीमी सी आवाज़ निकलती है। बहुत सारे लोग उसको गलत निकालने का प्रयास करते हैं या अत्यधिक जोर लगाते हैं या बहुत प्रेशर लगाते हैं, जो कि सही नहीं है। तो उस प्रेशर को ख़त्म करना है और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हमें ब्रीदिंग के प्रोसेस को समझना है। अब उज्जयी प्राणायाम स्पेशली गले के लिए है। जिनका गले का ऑपरेशन हो रखा है वो इसको अवॉइड करेंगे, बाकी सभी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई किसी तरह का बाउंडेशन नहीं है और हल्का इसकी जो तासीर होती है हल्की गर्म होती है, यानी कि जो उष्ण प्राणायाम होते हैं जैसे कपालभाति है, सूर्य भेदी है, भस्त्रिका है, उन्हीं के अंदर इसको काउंट किया जाता है। इसको लिटिल बिट वार्म प्राणायाम की कैटेगरी में रखा गया है। इसके पहले साइंस को समझेंगे। कुछ नहीं करना है, सामान्य श्वास अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो कुछ भी नहीं करते, तो बिल्कुल सामान्य श्वास, हमारा साउंड लेस होता है, बिल्कुल किसी प्रकार की ध्वनि, किसी प्रकार की आवाज़ हमारे श्वास में नहीं होती। अब बात क्या है उज्जयी प्राणायाम की। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करेंगे, श्वास जब भर रहे हैं तो गले का संकुचन करेंगे, गले को थोड़ा सा सिकोड़ देंगे। तो वो जो श्वास जो अंदर जा रहा था और श्वास अंदर जा करके गले तक पहुंचा, और गले से जब नीचे श्वास अंदर जा रहा है श्वास नली से, तो वो गला सिकोड़ने से गले और श्वास की आपस में का टकराव होता है, यानी कि जो श्वास जा रहा है उससे घर्षण करता है गला, और वो जो घर्षण की जो आवाज़ है वो ही आवाज़ है। अलग से कोई आवाज़ क्रिएट नहीं करनी पड़ती। बहुत सारे कहते हैं कि हमारे अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। आवाज़ आपको कोई क्रिएट नहीं करनी है, आपको केवल एक साइंस को फॉलो करना है। मान लीजिए आप दीवार के साथ चल रहे हैं और आपने हाथ में कुछ कंकड़ पत्थर उठा रखा है और दीवार पर आप उस कंकड़ को घिसाते हुए लेके जा रहे हैं, तो एक ध्वनि आएगी ना। और वैसे आप दीवार के साथ से निकलेंगे तो कभी ध्वनि आती है? नहीं आएगी। आप किसी दीवार के साथ में निकले, किसी भी चीज़ के पास से निकले और आराम से निकल रहे हैं, कोई ध्वनि नहीं आएगी, कोई आवाज़ आपको नहीं आएगी, किसी प्रकार की साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप कोई डंडा, कोई कंकर, कोई पत्थर लेकर के उस दीवार से घिसना शुरू कर देते हैं, उसको ऐसे घिसाना शुरू कर देते हैं, जो छोटे बच्चे करते हैं। बहुत लोगों ने देखा होगा, नई गाड़ी आई और छोटे बच्चे ने उठाया पत्थर और एक साइड से लिखा और पूरी कार को चारों तरफ से उसने ऐसे निशान बना देता है। वो खेलता है, उसको नहीं पता कि इस पे डेंट पड़ जाएगा कार पे और मालिक जो गुस्सा होगा या आपकी पिटाई करेगा। लेकिन उसको वो जो आवाज़ आती है कर कर की, उसको बड़ा अच्छा लगता है। वही कर कर की आवाज़ आपकी गले से आनी चाहिए, तो उसको हम करते हैं। तो मैं एक बार, मुझे शायद बटन खोलना पड़ेगा मेरी कुर्ती का जी। अब आप देख पाएंगे, सामान्य एक श्वास लेके देखता हूँ क्या साउंड आता है कि नहीं। उसके बाद गले को सिकोड़ के हम देखेंगे। मैंने इनहेल और एक्सेल किया, किसी प्रकार का साउंड नहीं आया। अब साउंड कैसे आएगा, मैं गले का संकुचन, यानी कि व्हेन इनहेलिंग ब्रीथ स्ट्रेच आवर थ्रोट या टाइट योर थ्रोट। आपके थ्रोट को, गले को टाइट करना है, कंजस्टेड करना है जब आप श्वास को भीतर भरें। यहाँ से नहीं करना है। ये जो पोर्शन है ये रॉन्ग पोस्चर, ऐसे करते कोई लोग, ऐसे ये जो पोर्शन करते हैं, इसको जो आप टाइट करते हैं, इससे आपको कंधों में दर्द हो जाएगा, सर्वाइकल आपको पेन हो सकता है। तो पूरा साइंटिफिक तरीके से आप इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए मेरा गला यहाँ से आप देखिए, जो मेरा विशुद्धि चक्र है ये थोड़ा सा अंदर जाएगा जब मैं गले को संकोच करूंगा गले का। राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करके लेफ्ट से निकाल देना है, क्योंकि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। क्योंकि मैं अपोजिट बैठा हूँ और मैंने फ्रंट कैमरा यूज किया, तो आपको लग रहा होगा कि मैं लेफ्ट को ब्लॉक करके राइट से छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से छोड़ रहा हूँ। ये मेरी जेब आप देख लीजिए, लेफ्ट साइड जेब होती है कुर्ती के, तो इसलिए मैं कुर्ती पहन के आया इसीलिए। खैर वैसे भी मैंने आज कुर्ती पहनी थी, वैसे मजाक कर रहा हूँ ये तो मैं आपको, लेकिन पहचानने में आसानी होगी आपको। तो अब देखेंगे दोबारा, जब श्वास अंदर जा रहा है तो गले को सिकोड़ना है। When inhale your breath, tight your throat.
gently. When inhale your breath, stretch your throat gently. बिल्कुल जब श्वास को भीतर भरेंगे तो थोड़ा सा गले को यहाँ से सिकोड़ेंगे, ना कि इन नसों को नहीं खींचना है। इन नसों को खींचते हैं बहुत सारे से ऐसे, ये बहुत गलत होता है। और बहुत साउंड निकालने की कोशिश करते हैं, बहुत साउंड निकालने की कोशिश मत करो। जिस व्यक्ति से आपने सीखा, जहाँ से आपने सीखा है, किसी ने माइक से ऐसे सिखाने की कोशिश की तो माइक से बहुत ज़्यादा साउंड निकलती है। तो आप ये मत माने कि बहुत ज़्यादा साउंड निकालने से आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे गले में एक्स्ट्रा आपका स्ट्रेच पड़ेगा और आपका गला छिल भी सकता है, तो नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल जेंटली स्ट्रेच करना है, जेंटली टाइट करना है गले को। जैसे जेंटली टाइट करेंगे, जेंटली जो साउंड है, जेंटल साउंड आपकी निकलेगी और ख़राब साउंड नहीं निकलेगी। और इनहेल करते हुए दोबारा देखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से निकाल देना है, एक्सेल कर देना जैसे सांस को भरें। देखिए, ना मैंने इस नसों को टाइट किया है, ना मैंने गर्दन को टाइट किया है, ना मैंने गर्दन को पीछे किया है, ना किसी प्रकार का तनाव मेरे चेहरे पे था। बहुत सारा तनाव आप ले लेते हैं, इन नसों को खींच लेते हैं और गले को टाइट कर देते, गर्दन को टाइट कर देते। ये कंधे आपके फ्रोजन शोल्डर होने लगता है, सर्वाइकल का पेन आपको होने लगता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक करेंगे तो आपका दर्द करने लगेगा, पेन करने लगेगा। और कोई भी आपको देखेगा तो देख के सोचेगा मुझसे तो नहीं होगा, ये इतना टाइट, इतना प्रेशर लगता है, इतना जोर लगता है। नहीं लगता। गलत करोगे तो बहुत ज़्यादा ही जोर लगेगा, बहुत नुकसान आपको होगा, लाभ बिल्कुल कम होगा। देखिए, दो बातें होती हैं, यदि सही करने से लाभ मिल रहा है तो गलत करने से नुकसान भी जरूर मिल रहा होगा। ये साइंस है। यदि आपने सही से किया और लाभ मिला तो गलत करने से आपको नुकसान पक्का ही मिलेगा। इसलिए आपको गलत विधि नहीं करनी है। इसीलिए मैं लाइव आकर आपको बता रहा हूँ। एक एक दो प्राणायाम इसीलिए लेके आ रहा हूँ कि बर्डन ना पड़े आपके ऊपर, आप आसानी से इन चीज़ों को सीख पाएँ। इसीलिए इन सारे वीडियोज़ को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, मेरे डॉक्टर सोमवीर आर्य यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप वहाँ से भी इन चीज़ों को देख सकें, एक साथ सारे सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिल सकें। इसीलिए हम इसको दोबारा रिपीट फिर कर रहे हैं। गले को टाइट यहाँ से नहीं करना, ये नसें जो होती हैं फूलने लगती हैं और आपको पेन होने लगता है, ये नहीं छेड़ना है। केवल यहाँ ये जो हिस्सा है इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। बिल्कुल गले का जो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है, यहाँ से अंदर करेंगे तो आपकी एक साउंड आएगी, क्योंकि वो जो श्वास अंदर जा रहा है वो गले से टकराएगा। टकराने से जो धीमी सी जो आवाज़ होती है वो ही आपको करनी है। इसके लिए शुरुआत में आप छोटा अभ्यास कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिए, यहां से आपको दिख रहा है मेरा गला नीचे जाते हुए, ये जाएगा यहां से नहीं होगा टाइट, ये बिल्कुल सॉफ्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स रहेगा ये पोर्शन। कंधे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, फेस बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। अब मैं पूरी ध्वनि के साथ पूरा प्राण भरते हुए करूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से निकाल दिया। अब ये प्राणायाम की विधि है। एक प्राणायाम और करके दिखाता हूँ, इसके बाद कोई भी आपको डाउट होगा, आप लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मैं उसका आंसर करूंगा। पूरा ये हिस्सा, ये सॉफ्ट कॉर्नर है, इसको थोड़ा सा टाइट करना है, जेंटली टाइट करना है, जिससे कि श्वास के साथ ये टकराए और टकराने से हल्की सी ध्वनि निकले। ठीक है, राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से निकाल दिया। ये सामान्य विधि हमने की, आप उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी प्राणायाम के लाभ हम जानते हैं कि आप सोचें कि उज्जयी प्राणायाम क्यों करें, किस प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होंगे यदि हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। तो उज्जयी प्राणायाम यदि आप करेंगे तो आपका थायराइड और पैराथाइड जो ग्लैंड है वो एक्टिव होगा, और थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड के इम्बैलेंस होने से जो रोग आपके शरीर में होते हैं वो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। कैसे? आपके जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, महिलाओं के भी पुरुषों के भी जो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं वो नहीं होंगे। हार्मोन डिस्टर्ब होने से कई बार साउंड भी होता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, महिलाओं की आवाज़ बहुत मोटी होती है पुरुषों की तरह, या बहुत सारे लड़कों को आपने देखा होगा बहुत पतली आवाज़ होती है, बहुत पतला बोलते हैं। भाग मिल्खा भाग मूवी में भी आपने देखा होगा, एक किसी सुरेश नाम का जो एक कैरेक्टर उसमें था, तो वो बहुत
धीमी आवाज़ में बोल रहा है लड़कियों की तरह, तो वो सब हंसी का पात्र बनते हैं कई बार। तो वो हार्मोन पर्टिकुलर इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी तरह से, तो आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, या फिर और जो शरीर में के जो चाल ढाल होती है, जो बनावट होती है, उनमें फ़र्क पड़ता है। महिलाओं को कई बार पुरुषों वाले सिम्टम्स दिखते हैं, पुरुषों में कई बार महिलाओं वाले सिम्टम दिखते हैं। वो जो सारे सिम्टम्स हम देखते हैं कि उसमें महिलाओं वाले लक्षण है पुरुष में, और पुरुष में महिलाओं वाले, महिलाओं में पुरुष वाले, कई बार लक्षण जो दिखते हैं वो पर्टिकुलर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और हार्मोन कहाँ से बैलेंस होते हैं? थायराइड और पैराथाइड ग्लैंड से। यानी कि थायराइड हमारा जो हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? यहाँ से, और पूरे शरीर का नियंत्रण करता है। तो हार्मोन्स का स्त्राव यदि ठीक है तो ना आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी, ना अन्य हार्मोनल जो डिजीज होती हैं वो आपको होंगी। दूसरा, आपको सेंस ऑर्गन से संबंधित जितनी भी डिजीज हैं वो भी नहीं होंगी। सेंस ऑर्गन भी आपका पर्टिकुलर काम करेंगे। क्यों करेंगी? यदि आपका T3 T4 जो हार्मोन है वो सही रहेगा तो थायराइड आपको नहीं होगी। थायराइड नहीं होगी तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा, सेक्सुअल डिजीज आपको नहीं हो सकती। उसके बाद आप देखेंगे गला और गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं, आंखों के रोग हैं, कानों के रोग हैं, बालों के रोग हैं, या फेस का कोई रोग है, वो भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आपने इस ग्लैंड को एक्टिव कर लिया। और यहाँ पे कौन सा प्राण मैंने बताया था? उदान नामक प्राण। उदान नामक प्राण किसको? विशुद्धि चक्र है ये। विशुद्धि चक्र में हमारा उदान नामक प्राण है, जो कि यहाँ से लेकर के ऊपर तक के सारे शरीर को दुरुस्त करता है, उसको कहीं से किसी प्रकार से बीमार नहीं होने देता। ये इसके लाभ हैं। तीसरा सबसे बड़ा इसका लाभ है कि आपको जितने भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, म्यूकस है, आपको कफ है, आपको जुकाम हुआ है, आपको खांसी हुई है, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे टीबी की जो बीमारी होती है, वो जो सारी जितनी भी रिलेटेड बीमारी है, कफ से रिलेटेड जो 20 प्रकार की मुख्य रूप से बीमारियां होती हैं, वो सारी आपकी समाप्त हो जाती हैं केवल और केवल उज्जायी प्राणायाम के अभ्यास से। लेकिन केवल और केवल सही अभ्यास से वो बीमारियां ठीक होती है, गलत अभ्यास से बिल्कुल ठीक नहीं होगी जी। गलत अभ्यास से आपको ज़्यादा रोग हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ही राइट वे को आपने अपनाना चाहिए, राइट टेक्निक को आपने फॉलो करना चाहिए, पूरा विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य की बात है, आपके हेल्थ की बात है, आपके शरीर की बात है। तो इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस लॉकडाउन के टाइम में लर्निंग पीरियड में इसको बोल रहा हूँ, गोल्डन चांस है आप सबके लिए कि आप प्रतिदिन क्लासें ले रहे हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम आदान प्रदान कर रहे हैं अपनी नॉलेज का, तो उससे आप सबको बेनिफिट मिल रहा है। तो सारे थायराइड पैराथाइड ग्लैंड के जो दोष हैं वो सारे समाप्त होंगे। थायराइड आपको नहीं होगा, गले और गले से ऊपर के रोग आपको नहीं होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग आपको नहीं होगा, सेक्सुअल डिजीज भी आपको नहीं होंगी, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाला कोई रोग नहीं होगा, और 20 प्रकार के जो कफ रोग होते हैं जिसमें खांसी, जुकाम, टीबी वगैरह जो आते हैं, वो सारे समाप्त होंगे केवल और केवल उज्जायी प्राणायाम का अभ्यास करने से। एक और बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं, आवाज़ मधुर बनती है। जो संगीतकार बनना चाहते हैं उनको विशेष रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए, जो गुनगुनाना चाहते हैं, जो गाना चाहते हैं। दूसरा, जो वक्ता बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं स्पीकर बनूं, मैं बहुत अच्छा वक्ता बनूं, उसको भी इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये उसमें भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ये प्राणायाम हमने उज्जायी की बात की। अब हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। भ्रामरी जैसे भंवरे का गुंजन होता है, भंवरा होता है, आपने सबने देखा होगा, गाना भी बना है, भंवरे ने खिलाया फूल फूल कोई ले गया, पता नहीं आगे भूल गया मैं क्या गाना है, तो वो हिंदी मूवियों का गाना है। तो भंवरे की आवाज़ अच्छी लगती है, जब भंवरा गुनगुनाता है तो सबको अच्छा लगता है। तो कैसे गुनगुनाता है? स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, जिनको इंसोमेनिया है यानी कि नींद नहीं आती समय पे, मानसिक रोग है, अवसाद है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी मेंटल डिसऑर्डर किसी व्यक्ति को है, नींद किसी को नहीं आती, स्वभाव जिसका चिड़चिड़ा रहता है, जिसका बीपी हाई रहता है, जिसको बहुत सारे सपने आते हैं, आँखों का कोई दोष है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन जिनको रहता है, वो जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये प्राणायाम, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लाभ और सुख देने वाला प्राणायाम है। रात को सोते हुए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हो, सुबह उठते हुए इसका अभ्यास कर सकते हो। कंसंट्रेशन प्रदान करता है आपको, डेडिकेशन आपको मिलती है, आपको एकाग्रचित मिलता है, प्रसन्नता आपको मिलती है। तो चलिए, इतने सारे लाभ हैं तो क्यों ना इसको किया जाए बिना विलंब के। अंगूठों को दोनों कानों के से बंद कर देना है, दोनों कानों को अंगूठों से बंद कर देना है। फर्स्ट फिंगर आपकी माथे पे रहेगी, सेकंड और जो थर्ड फिंगर है वो आपकी नॉस्ट्रिल के पास रहेगी, और जो फोर्थ फिंगर है यानी कि लिटिल फिंगर है वो मूंछों के पास, मतलब मूंछों का मतलब यहाँ पे इस भाग पे, महिलाओं को मूंछें नहीं होती लेकिन यह इस भाग पे होगा,
मैंने इसमें जेंडर को रिप्रेजेंट कर दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो फर्स्ट फिंगर आपकी माथे पे, 2 उंगलियां आपकी आँखों के ऊपर और नाक के ऊपर, ये वाली। आँख के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। आँख के ऊपर यदि प्रेशर डाला तो गलत हो जाएगा। आँखों के ऊपर केवल रखना है, टच करना है। यहाँ भी टच करना है, ये भी टच करना है, ये भी टच करना है। आपकी जो सबसे बड़ी जो होती है, जो मिडल फिंगर होती है, वो आँख के ऊपर और दूसरी उसके बिल्कुल ठीक नीचे, और जो चौथी होती है वो बिल्कुल नीचे, और ये माथे के ऊपर। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मत मान के चलें कि ये बिल्कुल यहीं होनी चाहिए या यहाँ होनी चाहिए। इन झंझट में ना पड़े। फर्स्ट फिंगर आपके ऊपर, 2 आपकी आँखों के ऊपर, तीसरी नाक के ऊपर, और चौथी आपकी मूंछों के पास, यानी कि मुंह के ठीक ऊपर, नाक के ठीक नीचे। और दोनों अंगूठों से आपने कानों को बंद कर लेना है, दोनों कानों को। और जैसे ही कानों को बंद करें, उसके बाद भंवरा जिस प्रकार गुंजन करता है उस प्रकार से गुंजन करते हुए श्वास को बाहर निकालना है। याद रखिए, उज्जयी प्राणायाम में श्वास को भीतर भरा था और भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को बाहर हम निकाल रहे हैं। जैसे मैंने अभी अपनी आंखों को ज़्यादा बंद किया तो मुझे एकदम से धुंधला दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के ऊपर प्रेशर डाला। तो प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल टच करना है, बिल्कुल आपको टच करना है, बस स्पर्श करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो व्यक्ति इस प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक्सेल पे फोकस है। आपका जो एक्सेल है वो एक्टिव है, इनहेल पैसिव है। इनहेल अपने आप एकदम से स्पीड से जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले श्वास को भरेंगे और फिर भंवरे का गुंजन करते हुए धीरे 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 जैसे श्वास को निकालेंगे तो आप महसूस करेंगे आपका पेट अंदर 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 और अंदर चला गया और बिल्कुल कमर के साथ लग जाएगा, जैसे उड़ियान बंद में लगता है। तो जब ऐसे पेट की स्थिति होगी तो पूरे शरीर में श्वास की कमी होगी, तो वैक्यूम बनेगा तो स्पीड से एकदम से श्वास आपका भरा जाएगा, और जो कि आपके रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत एक्टिव करने वाला होता है। इसलिए जो कल मैंने आपको यौगिक ब्रीदिंग बताई थी, तो यौगिक ब्रीदिंग भी हो रही है। इसमें जो टोटल जो फोकस है आपका बाहर छोड़ने पे है, और जितना दूरी तक छोड़ेंगे, जितना लंबा श्वास आप बाहर छोड़ेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा और आपका पेट पूरा सिकुड़ जाएगा। और फिर आप एकदम से जब वैक्यूम बनेगा तो एकदम से प्राण को भरेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जहाँ पे भी बॉडी में ब्लॉकेज होगा उसको हिट करेगा तो उसके ब्लॉकेज को तोड़ेगा। चाहे वो ब्रेन में आपका दिक्कत हो, क्लॉट जमा हो, या हार्ट में की कोई आपकी वॉल्स आपकी ब्लॉक हो, या और कहीं पे ब्लॉकेज लगा हो जिससे पैरालिसिस का प्रॉब्लम होता है, और किसी चीज़ों का कोई नस आपकी दबी हुई है, कहीं से सर्कुलेशन नहीं हो रहा, कभी गिर गए आप कहीं से और नस दब गई, प्रवाह नहीं हो रहा, तो अंग काम करना बंद कर देता, पर्टिकुलर कई बार हाथ, कई बार पैर, जहाँ पे इस तरह की समस्या आती है। तो उसको नेचुरली इंटरनली यदि आपको ठीक करना है तो आपको एक्सेल पे फोकस करना पड़ेगा। जितना अच्छा एक्सेल होगा उतना ही अच्छा लिया जाएगा। जब देने का भाव होता है तभी आता है। हम लेने का भाव रखते हैं, देने का भाव भी हमारा होना चाहिए। यदि हम देने का भाव नहीं रखेंगे, लेने का भाव रखेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से हम नहीं कर पाएंगे काम को, क्योंकि लेना और देना बैलेंस होना चाहिए, तभी सब सिस्टम चलता है। तो देखिए, करते हैं मेरे साथ, आप करेंगे। फर्स्ट फिंगर ऊपर, दोनों को आँखों के ऊपर, नाक के ऊपर, और चौथी फिंगर को बिल्कुल नीचे, और अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे और इनहेल कर लेंगे, और भंवरे का गुंजन करते हुए जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार आप भी करेंगे। पूरा एक्सेल करेंगे जब तक पूरा सांस बाहर ना निकले। नाउ स्टार्ट, इनहेल योर ब्रेथ, पूरा पेट को फुला करके। एकदम से श्वास को भरेंगे, क्योंकि वैक्यूम बना, पूरा श्वास मैंने खाली किया तो पेट बिल्कुल खाली हो गया, श्वास से शरीर खाली हो गया, तो एकदम से उस खाली जगह को भरने के लिए पूरी स्पीड से प्राण आया, तो वो पूरे ब्लॉकेज को खत्म करेगा। पूरे जो लंग्स के जो कोष्ठक यूज नहीं हुए थे उन सभी कोष्ठक को यूज करेगा और उन कोष्ठक को एक्टिव करने का काम करेगा। जिस प्रकार से आपके सारे जो कोष्ठक जो हैं काम करेंगे तो शरीर अच्छे से काम करेगा, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा, और उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम करेगा।
ये हो गया हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सभी उन लोगों के लिए जिनको नींद नहीं आती, खराटे जिनको आते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और जो उज्जयी प्राणायाम मैंने इससे पहले बताया वो जिनको खराटे आते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और खराटे वाले व्यक्ति का आप कभी भी देखेंगे तो छाती पे हाथ होता है जब खराटा आता है। यदि आप हटा देंगे तो भी आप उसको देखेंगे कि आप उसको खराटे आना कम हो जाएंगे। तो छाती पे दबाव बनेगा या सांस लेने में तकलीफ बनेगी तो उसको खराटे आते हैं। इसलिए आप कभी भी जब देखेंगे कि आपका जो प्राण लेने का जो तरीका यानी कि नींद नहीं आती, आपको सौपन ज़्यादा आते हैं या सौपन से आप परेशान हैं, नींद अच्छे से नहीं आ रही, तो रात को सोते हुए भी इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे। और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको पूर्ण आरोग्यता देगा, पूरे मानसिक शांति देगा, तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी में आपको रिलैक्स करेगा। तो फिर करते हैं, मेरे साथ करेंगे सभी। फर्स्ट फिंगर ऊपर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर आँख और नाक पे, और फिर जो लिटिल फिंगर है वो नीचे, और अंगूठों से कानों को बंद करते हुए एक अच्छी प्रकार का नाद आपको सुनाई देगा। एक भंवरे की गुंजन अपने अंदर करनी है। श्वास भरेंगे, और श्वास भरेंगे तो पूरा पेट भरेंगे, पूरी छाती भरेंगे, पूरी योगिक ब्रीदिंग के साथ, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही निकालेंगे इसको। नाउ स्टार्ट, इनहेल योर ब्रेथ। पूरा एकदम से श्वास भरेंगे। यदि आपने पर्टिकुलर टेक्निक से भ्रामरी का अभ्यास किया, पर्टिकुलर टेक्निक से आपने उज्जयी का अभ्यास किया, तो निश्चित रूप से आपके ये सभी रोग दूर होंगे और इस प्रकार के आप एक पूर्ण आरोग्यता प्राप्त करेंगे। सारे मानसिक जो अवसाद हैं, मेंटल डिसऑर्डर जो हैं हमारे शरीर के, वो भी सारे समाप्त होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सारे समाप्त हों तो पूरी टेक्निक के साथ इसको करेंगे। एक अभ्यास और करके फिर लास्ट में ओम चैंटिंग के साइंस को मैं आपको बताऊंगा। और ओम चैंटिंग की जो साइंस है वो कल वाले प्राणायाम के साथ यानी कि योगिक ब्रीदिंग के साथ रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। किस प्रकार से ओ, ऊ और मैं की ध्वनि है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आपके सामने साझा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। एक प्राणायाम और मेरे साथ करेंगे, लास्ट वाला। इनहेल करते हुए ये हमारे 3 प्राणायाम हमने किए। यदि 3 से 5 प्राणायाम आप मिनिमम रात को सोते हुए करते हैं तो आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम नहीं रहती। जिनको प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, वो दिन में भी इसका अभ्यास करें। दिन में 3-4 बार इसका अभ्यास करें। खाना खाने के बाद भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई सावधानी रखने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है कि खाना खाने के बाद नहीं कर सकते या किस प्रकार का रोगी नहीं कर सकता। प्रत्येक रोगी इसको कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है और अच्छे से इसका अभ्यास कर सकता है। तो किसी प्रकार के आपको इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि कौन करे कौन ना करे। डूज एंड डोंट वाले इसमें ज़्यादा सा रूल नहीं है, तो इसलिए आप सभी इसका अभ्यास कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन के अंतिम प्राणायाम यानी कि ओम चैंटिंग, जिसको हम उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं। उद्गीत कहें या ओम चैंटिंग कहें या ओम का उच्चारण भी हम इसको कहते हैं प्राय, तो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उद्गीत कहेंगे वही बात है, ओम चैंटिंग कहेंगे इंग्लिश नेम है, और ओम का उच्चारण कहेंगे हम, हिंदी का नाम इसका ये है, लेकिन मुख्य रूप से एक ही बात है। ओम की ध्वनि यानी कि ओम की ध्वनि का उच्चारण। ओम की ध्वनि का उच्चारण क्यों करें? कई लोग इसको मजहब की दृष्टि से देखते हैं, जबकि मैं इसको मजहब की दृष्टि से नहीं देखता। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है और ना कोई धर्म इतना कमज़ोर है कि किसी एक शब्द के उच्चारण मात्र से उसका धर्म खतरे में आ जाएगा। और यदि किसी का धर्म एक ओम के उच्चारण से खतरे में आता है तो वो धर्म बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब आप ये मान के चलिए। ये केवल एक साइंस है, ओम की चैंटिंग की साइंस है। और जो मजहब की दृष्टि से देखें वो संकुचित मानसिकता इसमें हो जाएगी। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है जो पूरे ब्रह्मांड में जिसकी को माना गया है। ये टेक्निकल खोज भी हुई है, ये साइंटिस्टों ने खोज की है कि जो पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें ओम इस प्रकार की ध्वनि पाई गई है। ये रिसर्च से प्रूव हुआ है, मेरा अपना वक्तव्य नहीं है। दूसरा,
योग की जो उत्पत्ति हुई है, योग का जो मूल जो स्वरूप है वो वेद, उपनिषदों और गीता और योग दर्शन से लिया गया है। और गीता और योग दर्शन की भी आप बात करें, जो मूल जो टेक्स्ट है योग का, उसमें भी परमात्मा का जो निज नाम है वो ओम बताया गया है और ओम के उच्चारण की ही बात की गई है और उसके स्वरूप की। ओम का उच्चारण बिल्कुल निर्विकार होकर के करना। निर्विकार जो स्वरूप है, परमात्मा का कैसा स्वरूप है, वो निर्लेप है, सभी गुरुओं का गुरु है, सभी जो कर्म के बंधन है उनसे बंधन मुक्त है, सभी कर्म के फलों से मुक्त है। तो वैसा ही तो स्वरूप हमें चाहिए ना, वैसी तो मुक्ति चाहिए। आप किसी मजहब को मानते हो तो हमें तो केवल अल्टीमेट अपनी आरोग्यता चाहिए ना, मूल रूप से, और मुक्ति चाहिए, जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाएं हम, यही तो हम सब चाहते हैं। और पूर्ण रूप से आरोग्यता चाहते हैं, पूर्ण रूप से सुख चाहते हैं। तो सुख यदि मिल रहा है और ओम की चैंटिंग से मिल रहा है तो इसमें कोई मजहब मुझे नहीं लगता कि कोई सामने आता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बड़े माइंड को बड़ा करके सोचना पड़ेगा और ऋषि के पर्सपेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। आप ऋषि के पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे तो बात बनेगी। यदि किसी अन्य धर्म जाति के आधार पर देखेंगे तो इसमें आपको संकीर्णता ही नजर आएगी। वो हमें नहीं करना है हमें, क्योंकि योग की उत्पत्ति जो है वो ओम का उच्चारण उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र जो योग है, मंत्र योग एक पर्टिकुलर योग है जिसमें मंत्रों के द्वारा योग किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण किस प्रकार से किया जाए उसका एक अपना साइंस है। तो चैंटिंग जो है वो साइंस है। तो जब ओम की चैंटिंग होती है तो निर्विकार होने की का प्रयास हमारा मन करता है। हमारा जो चित्त है वो निर्विकार होने का प्रयास करता है, चित्त निर्मल होने का काम करता है, प्रसन्न होने का काम करता है, एकाग्रचित्त होने का काम करता है। तो ओम की चैंटिंग बिल्कुल साइंटिफिक है। तो ओम में 3 शब्दों का मुख्य रूप से उच्चारण किया जाता है, ओ, ऊ और मैं। 3 शब्दों का उच्चारण है। ओ में हमारे होठ होंगे ऐसे, ओ, ऊ में ऊ, थोड़े से होठ हमारे फैल जाएंगे, और मैं में हमारे दोनों होठ बंद हो जाएंगे। मैं का जो साउंड है होठ बंद करके होगा, देखिए, ओ, ऊ, मैं जो है वो होठ बंद करके करेंगे। अब इसमें गजब का साइंस, कल वाली बात को प्रमाण मिलेगा इसी बात के आधार पे। कल हमने यौगिक ब्रीदिंग का क्या तरीका बताया था आप लोगों को। पहले श्वास कहाँ आएगा, पेट में, उसके बाद कहाँ आएगा, छाती में, उसके बाद कहाँ आएगा, थोड़ा सा कंधे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होंगे। ठीक है, ये हमने ब्रीदिंग प्रोसेस बताया था यौगिक। और वापस जाते हुए क्या होगा, थोड़ा सा कंधे जाएंगे नीचे, फिर छाती नीचे जाएगी और फिर पेट जैसे ही नीचे जाएगा वैसे श्वास कंप्लीट हमारा बाहर हो जाएगा। ये हमने कल आपको टेक्निक बताई थी। तो ओम की चैंटिंग में क्या है, ओम की चैंटिंग में क्या करेंगे हम, ओम का जो उच्चारण करेंगे वो सबसे पहला जो उच्चारण है वो कहाँ से आएगा, वो पेट से आएगा। ठीक है, ओ का उच्चारण पेट से, ऊ का उच्चारण छाती से, और मैं का उच्चारण कहाँ से आएगा, हमारे मुंह से आएगा। ठीक है, इस टेक्निक को आप अच्छे से देख ले। ओ, ऊ, मैं। ओ बोला जाएगा पेट से, यानी कि ओ सबसे ज़्यादा बोला जाएगा। ओ की जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा है, ऊ की टाइमिंग बीच की है, और मैं की टाइमिंग सबसे कम होती है। यानी कि मैं सबसे कम समय तक बोला जाता है, ऊ उससे ज़्यादा समय तक बोला जाता है, और ओ सबसे ज़्यादा समय तक बोला जाता है। ठीक है, तो ओम चैंटिंग कैसे करेंगे, पहले श्वास को भरेंगे, और भरेंगे तो क्या होगा, पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, और फिर थोड़े से कंधे हमारे ऊपर की तरफ होंगे। ये हमारा यौगिक ब्रीदिंग है। तो इसको भरेंगे, और निकालने का साइंस क्या बताया था मैंने, निकालने का साइंस था पहले कंधे, छाती और फिर पेट। ठीक है, ये मैंने साइंस बताया था। तो जब हम इसका ओम का उच्चारण करेंगे तो पहला हमारा जो उच्चारण आएगा वो पेट से आएगा, तो धीरे धीरे पेट से, फिर छाती से, और फिर कंधों से, इस प्रकार का उच्चारण आएगा। तो शुरू करते हैं, इनहेल करेंगे, ओ, जैसे ही आपका श्वास बाहर निकालते हो आपका पेट अंदर गया है, वैसे ही आप वैक्यूम बना और वैसे ही हमने ब्रीथ को इनहेल किया। तो पहला साउंड नाभि से, दूसरा साउंड छाती से, तीसरा साउंड होठों को बंद करके आपका आएगा, और श्वास को पहले भरेंगे और फिर करेंगे। तो जाएगा तो कहाँ से, पहले कंधे हल्के हल्के धीरे जाएंगे नीचे, फिर छाती, और अंत में जब आप मैं का उच्चारण कर रहे होंगे तो क्या जाएगा, पेट आपका पूरा अंदर चला जाएगा। ये आप साइंस इसमें आप देखेंगे, हाथ लगा के भी कर सकते हैं तो आपको एहसास भी हो जाएगा। ठीक है,
एक बार फिर ओम का उच्चारण मेरे साथ आप सभी करेंगे मिल करके। इनहेल योर ब्रेथ, फुल इनहेल, पहले पेट भरेंगे। पेट बिल्कुल पूरा चिपक जाना चाहिए आपका कमर के साथ। ये आपकी पूरी अच्छी पूरी वैज्ञानिक जो विधि है वो यही है। और यदि आप ऐसे करें ओ ऐसे, ये तो इति श्री कर रहे हैं आप, उसको काम को निपटा रहे हैं, उसको आप आगे टहला रहे हैं। कभी भी यदि आपने टाइम लगा रहे हैं तो पूरा इत्मीनान से लगाएं, पूरे डेडिकेशन के साथ लगाएं, लंबे समय तक लगाएं, कंटिन्यूटी के साथ लगाएं, यदि आपको सक्सेस होना है तो इसलिए ओम का उच्चारण ओ, ऊ और मैं, होठों को बंद करके मैं, ऊ का उच्चारण छाती से और पेट का उच्चारण ओ, पेट से ओ का उच्चारण। और जैसे श्वास भरेंगे पेट को, छाती को, कंधों को उचाएंगे और फिर जैसे ही हम ओम का उच्चारण शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे कंधे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे छाती नीचे जाएगी और लास्ट में मैं में साउंड यहाँ से आएगा लेकिन पेट बिल्कुल अंदर जा रहा होता है और पूरा आपका कमर के साथ लग जाना चाहिए। पूरा जब पेट खाली हो जाएगा तब आप श्वास को भरेंगे। लास्ट टाइम एक बार ओम का उच्चारण फिर करते हैं, एक बार फिर मेरे साथ सभी करेंगे। ऐसे आप इसका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ही अपने चेहरे पे तनाव लेकर के आते हैं, जबकि तनाव को दूर करने के लिए हम इसका अभ्यास करते हैं। इतना तनाव ले आते हैं, इतना प्रेशर ले आते हैं, चेहरे के भाव को बिगाड़ लेते हैं, फेस का जो एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल बेकार बना लेते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, शांत चित्त होकर के करना है, अच्छे के लिए करना। अब मैंने सारे प्राणायाम किए और यदि मेरे अभी कंधे दुख रहे हैं या मेरी गर्दन दुख रही है तो क्या फ़ायदा उस प्राणायाम करने का? यानी कि मैंने या तो एक्सेस में किया है या गलत टेक्निक से मैंने किया है। तो ना एक्सेस में करना है ना गलत टेक्निक से करना है, क्योंकि हम लाभ के लिए कर रहे हैं ना कि नुकसान के लिए। ठीक है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपने इंसोमेनिया को खत्म करना है, मेंटल डिसऑर्डर को खत्म करना है, डेडिकेशन को डेवलप करना है, कंसंट्रेशन को डेवलप करना है, तो आप ओम का उच्चारण करिए। यदि आपने सारे अपने कफ रोगों को दूर करना है, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड के इम्बैलेंस को दूर करना है, आपने सारे अपने गले के रोगों को दूर करना, गले से ऊपर के अंगों के रोगों को दूर करना, डाइजेस्टिव सिस्टम के रोगों को दूर करना, तो आप उज्जय प्राणायाम करिए। और यदि आपने मेंटल डिसऑर्डर को ही दूर करना है और आपको कंसंट्रेशन लेके आना है, इंसोमेनिया को दूर करना है, एंजाइटी को, टेंशन को, तनाव को दूर करना है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें 2 मेडिटेटिव प्राणायाम मैंने किया, एक कफ से रिलेटेड प्राणायाम किया, यानी कि जो उज्जय भ्रामरी प्राणायाम है, और उद्गीत यानी कि ओम का उच्चारण, ये दोनों आप रात को सोते हुए भी कर सकते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन की जरूरत, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सब व्यक्ति कर सकते हैं, स्वस्थ, बीमार, कोई हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी उम्र का हो, किसी भी समय कर सकता है, खाना खाने के बाद भी कर सकता है, दिन में, सुबह, दोपहर, रात, किसी भी टाइम आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, बशर्ते किसी दूसरे की नींद आप खराब ना करें। और सोने से पहले जरूर इसका अभ्यास करें और आप इसके लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आज के हमारे जो सेशन था, तो 3 प्राणायाम हमने मुख्य रूप से इसमें किए, उज्जयी, भ्रामरी और उद्गीत। इन 3 प्राणायाम के लाभ, सावधानी और किस प्रकार से टेक्निक है, इनके विषय में कोई भी बात आपको जाननी है तो उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। अपने सुझाव दीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, अपने क्वेश्चन आप मुझे दीजिए, सवाल आप दीजिए कि क्या पूछना चाहते हैं। सबके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, सबके अनुभव और जो सब साझा करने का प्रयास करूंगा, सबकी प्रतिक्रियाएं पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, और सब जो अब सुझाव आप देंगे उन सुझाव को भी मानने का पूरा प्रयास करूंगा आज के व्याख्यान के माध्यम से। तो कार्यक्रम की अभी जो हम आपस में संवाद करते हैं एक दूसरे के साथ, उसका शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो मैंने बताना था, सिखाना था, वो मैं करवा चुका 3 प्राणायाम। तो आइए अब आपके सवाल लेते हैं, सभी के साथियों के शुरू होते हैं। तो अब सवाल करिएगा जो भी आपको सवाल करना है, क्योंकि अब से पहले जिन्होंने सवाल किए होंगे वो मैं नहीं देख पाऊंगा। कोशिश करता